नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है 21वीं सदी की लड़की। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा क्लासरूम खाली था। जया ने सोचा यहाँ बैठकर नोट्स लिखती हूँ। जया क्लासरूम में बैठकर नोट्स लिखने लगी थी कि तभी कब संजय उसके पास आकर बैठ गया, उसे पता ही नहीं चला। मुझसे इतनी बेरुखी क्यों जया, मैं सह नहीं पाऊंगा। वैसे कान खोलकर सुन लो, तुम मेरी नहीं हो सकी तो और किसी की नहीं होने दूंगा। इतने दिनों से मैं तुमसे मिलने का प्रयत्न कर रहा हूँ, पर तुम कन्नी काट कर निकल जाती हो। वह बोला, मेरा पीछा छोड़ दो संजय, हमारी राहें और लक्ष्य अलग हैं। जया ने उत्तर दिया, देखो जया, मैं आज तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ। तुम मुझे दूसरों की तरह समझने की भूल मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगी। मैं कोई यूज एंड थ्रो की वस्तु नहीं कि उपभोग करो और फेंक दो। पिछले 2 वर्षों में मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। पानी की तरह पैसा बहाया मैंने, और इस चक्कर में मेरी पढ़ाई चौपट हो गई सो अलग। संजय ने धमकी ही दे डाली। क्यों किया यह सब? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान मत दो। घूमने फिरने का शौक तुम्हें भी कम नहीं है। मैं तो बस मित्रता के नाते तुम्हारा साथ दे रही थी। किस मित्रता की बात कर रही हो तुम? एक युवक और युवती के बीच मित्रता नहीं, केवल प्यार होता है। संजय की आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। क्लास से बाहर निकलकर दोनों कुछ देर वाद विवाद करते हुए साथ चले। फिर जया ने संजय से आगे निकलने का प्रयत्न करते हुए तेजी से कदम बढ़ाए। वह सचमुच डर गई थी। तभी संजय ने जेब से छोटा सा चाकू निकाला और दीवानों की तरह जया पर वार करने लगा। जया बदहवासी चीख रही थी। चीख पुकार सुनकर वहां भीड़ जमा हो गई। कुछ विद्यार्थियों ने कठिनाई से संजय को नियंत्रित किया। फिर वे आनन फानन जया को अस्पताल ले गए। कॉलेज में यह समाचार आग की तरह फैल गया। सब अपने ढंग से इस घटना की विवेचना कर रहे थे। जया मित्रों संबंधियों से घिरी इस सदमे से निकलने का प्रयत्न कर रही थी। हालांकि उसके जख्म अधिक गहरे नहीं थे, पर उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया था। जया की फ्रेंड नीतू ने उसके स्थानीय अभिभावक मौसी और मौसा को फोन करके सारी घटना की जानकारी दे दी, तो जया की मौसी रीता और उसके पति सुरेश तुरंत आ पहुँचे। जया रीता के गले लगकर फूट फूट कर रोई। वह आंसुओं के बीच बार बार यह कहती रही, मौसी मुझे यहाँ से ले चलो, यह खूंखार लोगों की बस्ती है। संजय मुझे जान से मार डालेगा। रीता जया को सांत्वना देकर धीरज मधाती रही, पर जया हिचकियाँ लेकर रो रही थी। उसे सपने में भी आशा नहीं थी कि संजय उससे ऐसा व्यवहार करेगा। अगले दिन ही रीता उसे अपने घर ले गई। सूचना मिलते ही जया के माता पिता आ पहुँचे। सारा घटनाक्रम सुनकर वे स्तब्ध रह गए। जया, हमने तो बड़े विश्वास से तुमको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, पर तुम्हारे तो यहाँ आते ही पर निकल आए। और रीता, तुमने ही कहा था ना कि छात्रावास में, वह भी देश की राजधानी में रहकर इसकी प्रतिभा निखर आएगी। पर हुआ इसका उल्टा ही। पूरे परिवार की कितनी बदनामी हुई है यह सब जानकर अब कौन इससे विवाह करेगा। जया के पिता मनोज बाबू का दर्द उनकी आंखों में झलक आया। अब तो हम जया को अपने साथ ले जाएंगे, कोई और रास्ता तो बचा ही नहीं है। जया की माँ रीना ने अपना मत प्रकट किया।
दीदी, जीजा जी, सच कहूँ तो जैसे ही मुझे संजय से संबंध के बारे में पता चला, मैंने जया को घर बुलाकर समझाया था। इसने वादा भी किया था कि यह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी, पर इसी बीच यह घटना घट गई। रीता ने स्पष्ट किया, मैंने तो उस दिन भी कहा था कि सारी सूचना आप लोगों को दे दे, पर जया अपनी सहेली नीतू को साथ लेकर आई और अपनी मौसी को समझा ही लिया कि वह आप दोनों को सूचित न करे। तभी सुरेश ने पूरे प्रकरण पर अपनी चुप्पी तोड़ी। मैंने भी कहाँ सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैंने तो जया को कई बार चेताया भी था कि इस तरह किसी के साथ अकेले घूमना फिरना ठीक नहीं है, पर जया ने अनसुना कर दिया। नीतू ने अपना बचाव किया। ठीक है, मैं ही बुरी हूँ, अब सब तो दूध के धुले हैं। जया नीतू की बात सुनकर चिहुक उठी। आप लोग व्यर्थ ही चिंतित हो जाओगी, इसीलिए आप लोगों को सूचित नहीं किया था। मुझे लगा कि हम इस स्थिति को संभाल लेंगे। नीतू ने भी जया की ओर से आश्वस्त किया था, पर कौन जानता था कि ऐसा हादसा हो जाएगा। रीता समझाते हुए रुआंसी हो उठी। अभी यह विचार विमर्श चल ही रहा था कि सुरेश ने संजय के माता पिता के आने की सूचना दी। अब क्या लेने आए हैं? हमारी बेटी की तो जान पर बनाई, इनका यहाँ आने का साहस कैसे हुआ? रीना बहुत क्रोध में थी। सुरेश और रीता ने उन्हें शांत करने का प्रयत्न किया। हम तो उस अप्रिय घटना के प्रति अपना खेद प्रकट करने आए हैं। संजय भी बहुत शर्मिंदा है, आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता है। संजय के पिता आकाश आते ही बोले, क्या कहने आपके बेटे की शर्मिंदगी के? यहाँ तो जीवन का संकट उत्पन्न हो गया, बदनामी हुई सो अलग। मैं यही विनती लेकर आया हूँ कि यदि हम मिल बैठकर समझौता कर लें तो कोर्ट कचहरी तक जाने की नौबत नहीं आएगी। आकाश ने किसी प्रकार अपनी बात पूरी की। चाहते क्या हैं आप? सुरेश ने प्रश्न किया। यही कि जया संजय के पक्ष में अपना बयान बदल दे। हम तो इलाज का पूरा खर्च उठाने को तैयार हैं। आकाश ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता, यह हमारी बेटी के सम्मान का प्रश्न है। मनोज बाबू बहुत क्रोध में थे। आपकी बेटी हमारी भी बेटी जैसी है, मानता हूँ इसमें हमारा स्वार्थ है, पर यह बात उछलेगी तो दोनों परिवारों की बदनामी होगी। बल्कि मेरे पास तो एक और सुझाव भी है, गलत मत समझिए। मैं तो मात्र सुझाव दे रहा हूँ, मानना ना मानना आपके हाथ में है। संजय के पिता शांत और संयत स्वर में बोले, क्या सुझाव है आपका? हम दोनों का विवाह तय कर देते हैं, सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। यह दबाव डालने का नया तरीका है क्या? बेटा हमला करता है और उसका पिता विवाह का प्रस्ताव लेकर आ जाता है। कान खोलकर सुन लीजिए, जान दे दूंगी, पर इस दबाव में नहीं आऊंगी। घायल अवस्था में भी जया उठकर चली आई और पूरी शक्ति से चीख कर फूट फूट कर रोने लगी। जया को इस तरह बिलखता देखकर सभी स्तब्ध रह गए। किसी को कुछ नहीं सूझा तो बगलें झाँकने लगे और संजय के पिता हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। आप लोग बच्ची को संभालिए, हम फिर मिलेंगे। संजय के पिता अपनी पत्नी के साथ तेजी से बाहर निकल गए। देखा आपने, अभी भी ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। मेरा दोष क्या है? यही ना कि लड़की होते हुए भी मैंने घर से दूर आकर पढ़ने का साहस किया। पर ये होते कौन हैं मेरे लिए ऐसी बातें कहने वाले? जया का प्रलाप जारी था। मनोज बाबू अभी भी क्रोध में थे। जो कुछ हुआ उसके लिए वे जया को ही दोषी मान रहे थे और कोई कड़वी सी बात कहनी चाहते थे।
पर जया की दशा देखकर चुप रह गए। संजय और उसके माता पिता अगले दिन फिर आ धमके। संजय भी उनके साथ था। उसके लिए उन्होंने जमानत का प्रबंध कर लिया था। ये लोग तो बड़े बेशर्म हैं, फिर चले आए। मनोज बाबू उन्हें देखते ही भड़क उठे। जीजाजी, यह समय क्रोध में आने का नहीं है। बातचीत करने में कोई हानि नहीं है। हमें तो केवल यह देखना है कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए। रीता ने उन्हें शांत करना चाहा। इतना निरीह तो मैंने स्वयं को कभी अनुभव नहीं किया, सब जया के कारण। सोचा था परिवार का नाम ऊंचा करेगी, पर इसने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रखा। मनोज बाबू परेशान हो उठे। ऐसा नहीं कहते, वह बेचारी तो स्वयं संकट में है। चलिए बैठक में चलिए, वे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस मसले को बातचीत से ही सुलझाने का यत्न करिए। रीता और रीना संवेद स्वर में बोली। सुरेश मनोज बाबू को लेकर बैठक में आ बैठे। संजय ने दोनों का अभिवादन किया। यही है संजय। सुरेश ने मनोज बाबू से परिचय कराया। ओह, तो यही है सारी मुसीबत की जड़। मनोज बाबू का स्वर बहुत तीखा था। देखिए, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। इस तरह तो आप कड़वाहट को और बढ़ा रहे हैं। हम तो संयम से काम ले रहे हैं, पर आप उसे हमारी कमजोरी समझने की भूल कदापि मत करिए। आकाश ने भी उतने ही तीखे स्वर में उत्तर दिया। अच्छा, नहीं तो क्या करेंगे आप? हमें भी चाकू से मारेंगे? सच तो यह है कि आपकी जगह यहाँ नहीं, जेल में है। कोई चाकू वाकू नहीं मारा, छोटा सा पेंसिल छीलने का ब्लेड था जिससे जरा सी खरोंच लगी है। आप लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया। संजय बड़े ठसके से बोला, मानो उसने जया पर कोई बड़ा उपकार किया हो। देखा तुमने सुरेश, कितना बेशर्म है यह व्यक्ति। इसे अपनी करनी पर तनिक भी पश्चाताप नहीं है, ऊपर से हमें ही रौब दिखा रहा है। मनोज बाबू आग बबूला हो उठे। लो भला, मैं क्यों पश्चाताप करूं? मैं कहता हूं बुलाइए ना अपनी बेटी को, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संजय बोला। लो आ गई मैं, कहो क्या कहना है। मुझे कितनी चोट लगी है इसका हिसाब किताब हो चुका है। उसके लिए तुम्हारे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। अब जब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगे तो सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। मैंने तो कभी अपनी चतुराई का दावा नहीं किया। चतुर तो तुम हो। मुझे कितनी होशियारी से 2 साल मूर्ख बनाती रही, पर तुम तो भारतीय संस्कृति का उपयोग अपनी सुविधा के लिए करती हो। युवक भी अपना पैसा उन्हीं पर खर्च करते हैं जिनसे उनकी मित्रता हो, हर ऐरे गहरे पर नहीं। वैसे भी तुम्हारे जैसी लड़की क्या जाने प्रेम मित्रता जैसे शब्दों के अर्थ। तुम तो न जाने मेरे जैसे कितने युवकों को मूर्ख बना रही थीं, पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि इस अपमान को चुप रहकर सह लूँ। संजय भी क्रोध से बोला। इसीलिए मुझे जान से मारने का इरादा था तुम्हारा। तो ठीक है, अब ये सब बातें तुम अदालत में कहना, जया ने धमकी दी। देख लिया ना आपने, यह है आज की पीढ़ी। इन्हें हमने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था। ये दोनों यहाँ मस्ती कर रहे थे, बड़ों के सामने भी इतनी बेशर्मी से बातें कर रहे हैं। अब संजय की माँ रीता ने अपना मत प्रकट किया। आपको बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिए आंटी, पर मैं भी 21वीं सदी की लड़की हूँ। अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेना मुझे भी आता है। अत्याचार तो मुझ पर हुआ है, मुझे कौन न्याय दिलाएगा? 2 वर्षों तक अपना पैसा और समय मैंने इस लड़की पर लुटाया। अब यह कहती है कि हमारी राहें अलग हैं। इसके चक्कर में मेरी तो पढ़ाई भी चौपट हो गई। संजय के मन का दर्द उसके शब्दों में झलक आया।
अब समझ में आया कि एक युवक और युवती के बीच सच्ची मित्रता हो ही नहीं सकती। मैं जिसे अपना सच्चा मित्र समझती थी वह तो कुछ और ही समझ बैठा था। जया अपनी ही बात पर अड़ी थी। जब बड़े विचार विमर्श कर रहे हों तो छोटों को बीच में बोलना शोभा नहीं देता। अब केवल हम बोलेंगे और तुम दोनों केवल सुनोगे। दोष तुम दोनों का ही है। तुम्हारा इसलिए संजय कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर प्रेम की पींगे बढ़ाने लगे। और जया, तुम्हें नई नई आज़ादी क्या मिली? तुम तो सैर सपाटे में उलझ गईं। या तो तुम संजय के इरादे को भाप नहीं पाईं या फिर जानकर भी अनजान बनने का नाटक करती रहीं। तुम तो सारी बातें अपनी मौसी से भी तब तक छिपाती रहीं जब तक तुम्हारी मौसी ने बलात् सब कुछ उगलवा नहीं लिया। सुरेश के स्वर की कड़वाहट स्पष्ट थी। इन सब बातों का अब कोई अर्थ नहीं है। संजय की ओर से मैं आपको जया बेटी की सुरक्षा का विश्वास दिलाता हूँ और चाहता हूँ कि आप इस अध्याय को यही समाप्त कर दें। आकाश ने आग्रह किया। संजय ने जो किया वह क्षमा के योग्य नहीं है, अतः इस बात को समाप्त करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हम अपनी बेटी के सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। मनोज बाबू क्रोधित स्वर में बोले। आकाश मनोज बाबू और सुरेश को कक्ष के एक कोने में ले गए। वहाँ कुछ देर के वाद प्रतिवाद के बाद वे सहमत हो गए कि इस बात को समाप्त करने में ही दोनों परिवारों की भलाई है। जया ने सुना तो भड़क उठी। कोई और परिवार होता तो संजय को जीवन भर चक्की पिसवाता, पर हमारे परिवार में मेरी औकात ही क्या है? लड़की हूँ ना। जया ने रोने का उपक्रम किया। अब रहने भी दो, मुंह मत खुलवाओ। कोई दूसरा परिवार तुमसे कैसा व्यवहार करता इस बारे में हम कुछ नहीं कहें, इसी में सबकी भलाई है। रीता ने अपनी नाराजगी दिखाई। ठीक है, यदि सभी अपनी जिद पर अड़े हैं तो मेरी भी सुन लें। मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं रहकर पढ़ाई करूंगी। जया बड़ी शान से बोली। अवश्य तुम यहाँ रहकर पढ़ोगी, पर अकेले नहीं, अपनी माँ के साथ रहोगी। उनकी छत्र छाया में अपनी माँ के नियंत्रण में रहोगी, हमारी शर्तों पर। मनोज बाबू तीखे स्वर में बोलते हुए बाहर निकल गए, जिससे थोड़ी सी ताज़ा हवा में सांस ले सकें। बगीचे में पड़ी बेंच पर बैठकर वह दोनों हाथों में मुंह छिपाकर देर तक सिसकते रहे। 4 महीने बाद उन्होंने सुना कि संजय और जया फिर दोस्तों के बीच मिल रहे हैं। उनके दोस्तों ने उनके बीच सुलह करा दी। 6 महीने बाद दोनों ने फिर अपने माता पिता को बुलाया और इस बार दोनों ने शर्माते हुए कहा, हम शादी करना चाहते हैं। मनोज बाबू और आकाश दोनों एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे और यह समझ में नहीं आ रहा था उन्हें कि क्या कहें क्या ना कहें। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।